In question number 9, it is given to us, consider a function f from r positive to 5 to infinity. Question number 9 है हमारे पास f from r positive to closed interval 5 to infinity. हमारे पास फंक्शन है given by fx is equals to 9x square plus 6x minus 5. fx is equals to 9x square plus 6x minus 5. Show that f is invertible with f inverse y is equals to under root of y plus 6 minus 1 over 3. इस फंक्शन को हम लोग ने इन्वर्टिबल शो करना है. अगेन आपकी चॉइस है कि हम लोग कंपोजिशन फंक्शन से करना चाहते हैं या दूसरे मेथड से जिसमें हम लोग 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करते हैं. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन बाय प्रूविंग इट एज 1 1 एंड ऑन टू. उसके बाद फिर हम लोग इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. So solution for 1 1 फंक्शन के लिए fx1 is equals to fx2. मैंने पहले भी बताया है 1 1 फंक्शन के लिए fx1 is equals to fx2 कंसीडर कर लीजिए और उसके बाद हम लोग x1 is equals to x2 प्रूव कर देंगे. So what will be there? It will be 9x1 square plus 6x1 minus 5 is equals to 9x2 square plus 6x2 minus 5. माइनस 5 रिमूव हो जाएगा. बाकी सारी टर्म्स हम लोग एक साइड पे लेके जाते हैं. 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2 इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे हम लोग 9 कॉमन निकाल के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं. यहाँ 6 कॉमन निकाल के x1 माइनस x2 कॉमन निकल जाएगा. तो थ्रू आउट मैं 3 into x1 माइनस x2 कॉमन निकाल रहा हूँ. यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 3 into x1 plus x2 plus 2 is equals to 0. Now this is 3 into x1 minus x2 into 3x1 plus 3x2 plus 2 is equals to 0. It implies x1 minus x2 is equals to 0. बेटा मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जब दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है तो आइदर दिस नंबर इज इक्वल्स टू 0 और दिस नंबर इज इक्वल्स टू 0. अब इसको तो हम लोगों ने 0 के इक्वल कंसीडर कर दिया. दिस नंबर विल नॉट बी इक्वल्स टू 0 क्योंकि यहाँ पे बेटा डोमेन देखिए हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है और अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो तीन पॉजिटिव रियल नंबर्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर ग्रेटर देन 0 आता है, नॉट इक्वल्स टू 0 हो. तो इसीलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे. तो यहाँ से सिर्फ x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0 कंसीडर करेंगे एंड फ्रॉम हियर वी गेट दैट x1 is equals to x2. और जब x1 is equals to x2 आ गया it implies function is 1 1 function. ठीक है जी. अब इसके बाद सेकंड पार्ट है for onto. onto फंक्शन के लिए बेटा जी हम लोग प्रूव करते हैं कि फंक्शन की जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है. तो रेंज को कोडोमेन के लिए क्या करते हैं, पुट fx is equals to y. fx is equals to y पुट करते हैं तो it implies 9x square plus 6x minus 5 is equals to y और 9x square plus 6x minus 5 plus y. यहाँ पे मैं माइनस का साइन कॉमन निकाल देता हूँ. अब इसके बाद हम लोगों ने एक एग्जांपल भी इसके जैसी की थी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो x is equals to minus b plus minus b square minus 4ac 36 into 5 plus y. minus 4ac मतलब minus 4 into minus 9 into 5 plus 1. तो over 2a 2 into 9 that is x is equals to minus 6 plus minus 6 under root 1 plus 5 plus y. 36 बाहर निकाल दिया उसका स्क्वायर रूट 6 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 18. अब 6 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करते हैं. x is equals to minus 1 plus minus under root of y plus 6 divided by 3. अब इसके बाद क्योंकि बेटा जी डोमेन हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसमें से हम लोग नेगेटिव रिमूव कर देंगे. इट implies x is equals to minus 1 या ऐसे कर लेते हैं प्लस वाली टर्म पहले ले लेते हैं y plus 6 minus 1 divided by 3. ठीक है जी. y plus 6 minus 1 divided by 3 हो जाएगा रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन. ये तो बेटा जी आई है हमारे पास x की वैल्यू. नेगेटिव साइन को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं. अब इसके बाद हम लोगों ने इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है. अब जब डोमेन फाइंड आउट करनी है तो बताइए व्हाट वी नीड टू डू. सी हियर नाउ डोमेन फाइंड आउट करने के लिए
मेरे पास है कि y प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, फॉर रेंज, यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करने के लिए अंडर रूट ऑफ y प्लस 6, बेटा अभी मैं गलत लिखूंगा पहले, उसके बाद फिर मैं सही लिखूंगा। देखिए y प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब अगर y प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो मान लीजिए ये 0.1 है, और 0.1 माइनस 1 हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, नेगेटिव में, और नेगेटिव आंसर हमारे पास होना नहीं चाहिए क्योंकि डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर है। सो इट मींस आई हैव टू कंसीडर इट लाइक y प्लस 6 माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये पूरी की पूरी टर्म ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इट एम्प्लाइज अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो अंडर रूट का साइन रिमूव करते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। स्क्वायर रूट हम लोगों ने कंसीडर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, और अगर y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 है तो इट एम्प्लाइज y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -5 टू इंफिनिटी। अब इसका मतलब हमारे पास रेंज क्या आ गई है, क्लोज्ड इंटरवल -5 टू इंफिनिटी, व्हिच इज इक्वल्स टू कोडोमेन। अगर आप बुक में क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो वहां पे यही लिखा हुआ है, f फ्रॉम r पॉजिटिव टू क्लोज्ड इंटरवल -5 टू इंफिनिटी, यानी कि कोडोमेन -5 टू इंफिनिटी है, हमारी रेंज भी -5 टू इंफिनिटी आ गई। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज ऑनटू, गिवन फंक्शन इज ऑनटू, और अगर ऑनटू है इट एम्प्लाइज फॉर इनवर्स, इनवर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर इनवर्स fx is equals to y, it implies x is equals to f inverse y। और अगर x is equals to f inverse y आया तो मतलब कि देखिए x की वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट ऑफ y plus 6 minus 1 over 3। it implies f inverse y is equals to under root of y plus 6 minus 1 over 3 is inverse of f, is inverse of f। और हम लोगों ने यही चीज प्रूव करनी थी, इसके बाद हम लोग लिखेंगे हैंड्स प्रूव। ठीक है बेटा। नाउ वी नीड टू सॉल्व 10th क्वेश्चन। Let f from capital X to capital Y be an invertible function. Show that f has unique inverse. अब बेटा जी एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे 1 1 और ऑन टू यूज करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने इनवर्स जो यूनिक प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर given is f from capital X to capital Y be an invertible function। f from capital X to capital Y हम लोग को एक invertible function given है, we need to prove that कि its inverse is unique। तो मैं क्या करता हूँ, let g1 and g2, g1 y कंसीडर कर लेते हैं और g2 y कंसीडर कर लेते हैं। let g1 y and g2 y be any two inverse, be any two inverse of given function, of given function। जो गिवन फंक्शन है उसके दो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, g1 और g2। और अगर g1 और g2 हमारे पास दो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन f of g1y should be equals to f of g2y। क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो उसका f of g जो है i y के बराबर आता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी i y के बराबर आनी चाहिए और इसकी वैल्यू भी i y के बराबर आनी चाहिए, मींस टू से आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं इट एम्प्लाइज f of g1y is equals to f of g2y। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, f of g1y is equals to f of g2y। अब यहाँ पे एक बेटा ध्यान दीजिए, बिकॉज f इज इनवर्टिबल, एक यहाँ पे हम लोग ये स्टेप लिखना है, f इनवर्टिबल है, इट एम्प्लाइज f इज 1 1। अगर f फंक्शन हमारे पास इनवर्टिबल है तो f फंक्शन 1 1 भी होएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। और याद कीजिए जो 1 1 की कंडीशन है क्या लिखते होते हैं हम लोग, fx1 is equals to fx2 if that is if fx1 is equals to fx2 it implies x1 is equals to x2 आता है। मतलब क्या कि उसके ऊपर फंक्शन f अप्लाई करके हमारे पास x1 और x2 एलिमेंट की फॉर्म में वापस आता है। तो therefore from equation
1 ये जो पहली इक्वेशन है इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, क्योंकि f इनवर्टिबल है तो इसका मतलब f फंक्शन 1 1 भी होएगा। तो दोनों साइड से अगर मैं इस पूरी टर्म को जो g ऑफ y1 है और इधर g ऑफ y2 है इसको x1 और x2 कंसीडर कर लूं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, g1y इज इक्वल्स टू g2y। बेटा जी इसके साथ इसको कोरिलेट कीजिए, f रिमूव होके हमारे पास एलिमेंट आ जाता है, यहाँ पे भी f रिमूव होके हमारे पास अंदर वाला एलिमेंट बच जाएगा क्योंकि f इनवर्टिबल है। और अगर अंदर वाला एलिमेंट हमारे पास बच गया g1y इक्वल्स टू g2y, इट एम्प्लाइज g1 एंड g2 आर सेम। और अगर g1 और g2 आर सेम, hence f has unique inverse, therefore f has unique inverse। और यही चीज हम लोगों ने बेटा जी प्रूव करनी है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स यूनिक होता है, ठीक है। नाउ 11th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 11th क्वेश्चन, कंसीडर f फ्रॉम, एक फंक्शन है f फ्रॉम 1 2 3 टू abc, एक फंक्शन जिसकी डोमेन 1 2 3 है और कोड डोमेन abc है, गिवन बाय f of 1 is equals to a, f of 1 is equals to a, f of 2 is equals to b and f of 3 is equals to c। हम लोगों को ये कहा गया फाइंड f इनवर्स। अब बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, 1 के लिए आंसर a है, 2 के लिए आंसर b है, 3 के लिए आंसर c है, मतलब सेपरेट वैल्यूज के लिए सेपरेट आंसर आ रहा है। और सिमिलरली जो कोड डोमेन है वो इसकी रेंज के बराबर है, इसका मतलब फंक्शन 1 1 और 2 ऑलरेडी है। वी नीड टू डायरेक्टली फाइंड आउट f इनवर्स। अब f इनवर्स फाइंड आउट करना है तो मैं इसको कंपोजिशन फंक्शंस के मेथड से करता हूं, क्योंकि उस मेथड से ये ज्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, solution, let us define a function g। और कंपोजिशन फंक्शन में हम लोग ने जब g फंक्शन डिफाइन करना होता है सच दैट, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसकी डोमेन को उसकी कोड डोमेन बना देते हैं और जो इसकी कोड डोमेन है उसकी डोमेन बना लेंगे। g फ्रॉम a b c to 1 2 and 3, इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे सच दैट अगेन g ऑफ a इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, g ऑफ b इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा और g ऑफ c इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन कर देते हैं कि g फंक्शन में इसकी जो कोड डोमेन है वो इसकी डोमेन हो जाएगी और जो इसकी डोमेन है वो इसकी कोड डोमेन हो जाएगी, सो दैट g इज द इनवर्स। हम लोग चेक करेंगे कि अब g इसका इनवर्स है या नहीं है। तो इसका इनवर्स कंपोजिशन मेथड से फाइंड आउट करने के लिए पहले g ऑफ f फाइंड आउट करेंगे, फिर f ऑफ g। तो g ऑफ f x एंड दिस इज इक्वल्स टू g ऑफ f, सबसे पहले 1, ये हमारे पास आ जाएगा g ऑफ f1 और f1 की वैल्यू है a और ga की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, आंसर इज 1। तो इसका मतलब g ऑफ f1 मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से g ऑफ f2 दैट इज g ऑफ f2 और f2 की वैल्यू मेरे पास g ऑफ b थी और g ऑफ b जो डिफाइन किया उसका आंसर मेरे पास 2 आ रहा है, ठीक है जी। इसी तरह से जब हम लोग g ऑफ f3 फाइंड आउट करेंगे, दिस इज g ऑफ f3 और f3 की वैल्यू यहां से देखिए c आ रही है और gc की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। चेक कीजिए, जब 1 वैल्यू पुट की तो मेरे पास आंसर 1 आया, 2 वैल्यू पुट की तो मेरे पास आंसर 2 आया, 3 वैल्यू पुट की तो आंसर मेरे पास 3 आया। इसका मतलब क्या हो गया, g ऑफ fx इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ x, जो फंक्शन के एलिमेंट्स है उसके बराबर आ रहा है। अब इसके बाद f ऑफ g फाइंड आउट करना है। नाउ f ऑफ g a कंसीडर करते हैं क्योंकि g के फंक्शन हमारे पास a से स्टार्ट हो रहे हैं। दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ ga और ga की वैल्यू है 1 एंड देन f ऑफ 1 का आंसर क्या आया मेरे पास, a। सिमिलरली f ऑफ gb, दिस इज f ऑफ gb
और GB का आंसर चेक कीजिए, GB का आंसर मेरे पास 2 गिवन है, सो f of 2 और f of 2 का आंसर मेरे पास b गिवन है। देख लीजिए फिर से, यहाँ पे a वैल्यू पुट कर रहा हूं तो आंसर a आ रहा है, b वैल्यू पुट कर रहा हूं तो आंसर b आ रहा है। सिमिलरली f of GC दिस इज इक्वल्स टू f of GC और GC की वैल्यू है हमारे पास 3 और f of 3 की वैल्यू c। और क्लियरली यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली f of gy is equals to identity element of y। अब की बार जो f के g फंक्शन है वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ y आ रहे हैं, तो इट मींस क्या हो जाएगा, g of f is equals to ix and f of g is equals to iy, hence g is inverse of f, g is inverse of f, or we can say that g is equals to f inverse। इसका मतलब f का इनवर्स क्या हो जाएगा, g। therefore अब जो ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये वैल्यू लिखी थी, इस तरह से हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं। therefore g की जगह पे f इनवर्स पुट कर देंगे, f इनवर्स a is equals to 1, comma f इनवर्स b is equals to 2, comma f inverse c is equals to 3। So this is the inverse of the given function। ठीक है, नोट कीजिए। फिर इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करते हैं। Now let us consider second part of this function, जिसमें हमें प्रूव करना है कि f इनवर्स का फर्दर इनवर्स जो है वो f के बराबर है। अब बेटा जी अगर आप ध्यान दें तो हमने f इनवर्स को g कंसीडर किया था, सो ऐसे कर लेते हैं कि हमने ये प्रूव करना है कि g का इनवर्स जो है वो f के बराबर है। Let us define a new function, define h function। एक h function हम लोग नया डिफाइन करते हैं, which is inverse of g, which is इनवर्स तो हम लोगों ने प्रूव करना है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। मैं एक फंक्शन h डिफाइन करता हूं डायरेक्टली, h from 1 to 3 to abc, 1 to 3 to abc। अब चेक कीजिए जरा, h फंक्शन 1 to 3 to abc है और f फंक्शन भी 1 to 3 to abc है, तो अगर कहीं h फंक्शन g फंक्शन का इनवर्स हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, g फंक्शन का इनवर्स फंक्शन f के बराबर आ जाएगा, एंड हेंस इनवर्स ऑफ f विल बी इक्वल्स टू f। तो अब यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं, देयरफॉर इस तरह से डिफाइन करेंगे सच दैट h of 1 is equals to a, h of 2 is equals to b and h of 3 is equals to c। ठीक है जी। नाउ सबसे पहले g of h, g of h and g of h। अब यहाँ पे 1, 2 and 3, this is g of h1 and this is equals to g of a, again g of h2, this is equals to g of b and this is equals to g of h3 which is equals to g of c। और जब हम लोगों ने g फंक्शन की वैल्यू देखें, आप लोगों के पास कॉपी है, मैंने रब कर दिया, बट आप लोग अपनी कॉपी से चेक कर सकते हैं कि g ऑफ a का आंसर 1, g ऑफ b का आंसर हम लोगों ने 2 लिखा था और g ऑफ c का आंसर हम लोगों ने 3 लिखा था, which is equals to आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आइडेंटिटी एलिमेंट y को z कंसीडर कर सकते हैं, मान लीजिए h फंक्शन जो है z फंक्शन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ z के बराबर है। सिमिलरली अब की बार h ऑफ g1, h ऑफ g1 और h ऑफ g1 की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आई थी, h ऑफ g1 and that was equals to h of 1 which is यहाँ पे बेटा a पुट करेंगे क्योंकि g फंक्शन की बात कर रहे हैं, a this is ga और ga की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी और h1 की वैल्यू फिर से a, then h of gb which is equals to h of gb and this is equals to h of 2 और h of 2 की वैल्यू हमारे पास b and similarly h of gc मेरे पास सॉल्व करने के बाद c आ जाएगा and this was identity function of 1। तो इट मींस क्या हो जाएगा कि यहाँ पे भी कंपोजिशन फंक्शन लगाने के बाद हमारे पास g फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, इट एम्प्लाइज h इज इनवर्स ऑफ g, और अगर h g का इनवर्स है इट एम्प्लाइज h इज इक्वल्स टू g इनवर्स, तो
इट एम्प्लाइज h इज इक्वल्स टू f इनवर्स का इनवर्स, क्योंकि g को हम लोगों ने f का इनवर्स माना था। सो h इज इक्वल्स टू f इनवर्स का इनवर्स, और एंड we know that h is equals to f by definition। हम लोगों ने जिस तरह से डिफाइन किया था h फंक्शन, यहाँ पे देख लीजिए वो f फंक्शन के बराबर था। इट एम्प्लाइज f is equals to f इनवर्स का इनवर्स, hence inverse of f इनवर्स is f itself। तो इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि f इनवर्स का फर्दर अगर इनवर्स फाइंड आउट किया जाए तो वो गिवन फंक्शन के बराबर होता है। In 12th question, it is given that f from capital X to capital Y is invertible. F from capital X to capital Y is invertible function. Show that inverse of f inverse is f. Show that f inverse का फर्दर इनवर्स जो है वो f के बराबर है। जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रूव किया वही यहाँ पे भी प्रूव करना है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में एग्जांपल्स दी हुई थी, वैल्यूज दी हुई थी, वी हैव टू यूज द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द इनवर्स। अब यहाँ पे वैल्यूज नहीं गिवन है, सो वी आर नॉट सपोज्ड टू पुट द वैल्यूज एंड वी हैव टू प्रूव विदाउट यूजिंग द वैल्यूज। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन given that f from capital X to capital Y is invertible। ये हमारे पास invertible function given है, it is given to us as invertible function, then there exists g from capital Y to capital X such that g of f is equals to identity element of x and f of g is equals to identity element of y। अब यहाँ पे बेटा जी क्योंकि मैं कंपोजिशन फंक्शन यूज करने जा रहा हूँ, तो कंपोजिशन फंक्शन की कंडीशन होती है कि अगर g फंक्शन जो है f फंक्शन का इनवर्स है, देन g of f will be equals to identity element of x and f of g is equals to identity element of y। तो इट मींस क्या हो जाएगा, अगर g of f is identity element of x and identity element of y है, तो इट implies g is inverse of f, g is inverse of f। और अगर g is inverse of f है तो it can simply say that g is equals to f inverse। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, g is equals to f inverse। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। Therefore from equation 1 g की जगह पे हम लोग f इनवर्स पुट कर लेंगे। f इनवर्स ऑफ f is equals to identity element of x and f of f inverse is equals to identity element of y। अब बेटा जी एक बार ध्यान दीजिए कि अगर g f का इनवर्स था तो इसका मतलब f भी g का इनवर्स होएगा, क्योंकि जब भी इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का इनवर्स है तो दूसरा फंक्शन पहले फंक्शन का भी इनवर्स होएगा। तो इसी हिसाब से अगर g इक्वल्स टू f इनवर्स है तो इन दोनों का कंपोजिशन फंक्शन आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो इट एम्प्लाइज f is inverse of f इनवर्स। इसका मतलब f जो है फंक्शन गिवन फंक्शन वो f इनवर्स का फर्दर इनवर्स है। इट एम्प्लाइज f is equals to f इनवर्स का होल इनवर्स, और यही चीज बेटा जी हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव करनी थी। हेंस प्रूव कि फंक्शन जो f है दैट इज द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन, या f इनवर्स का इनवर्स, मतलब f फंक्शन अपना ही इनवर्स है। ठीक है बेटा। 14th question, let f from capital R minus 4/3 to R be a function defined by fx is equals to 4x over 3x plus 4। The inverse of f is the map g from range of f to the domain of f। ये देखिए g उसका रिवर्स कर दिया है। गिवन बाय हम लोगों ने g फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो g फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए बिकॉज़ g is
inverse function of f. Therefore, to find g, put fx is equals to y. क्योंकि g अगर इनवर्स है तो हम लोग g इक्वल्स टू f इनवर्स लिख सकते हैं। तो fx is equals to y, it implies x is equals to f इनवर्स y। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। अब जब fx is equals to y पुट करना है, it implies यहाँ से देखिए y is equals to 4x over 3x plus 4, ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3xy plus 4y is equals to 4x, xy टर्म्स एक साइड पे, 4y is equals to 4x minus 3xy। अब यहाँ से x कॉमन निकालते हैं, 4y is equals to 4 minus 3y into x, and from here x की वैल्यू क्या आती है, it implies x is equals to 4y over 4 minus 3y। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4y over 4 minus 3y, तो x is equals to f inverse y लिख सकते हैं। it implies from 1 फर्स्ट इक्वेशन से f inverse y is equals to 4y over 4 minus 3y, और बेटा जी f inverse क्या था, g फंक्शन था। it implies g of y is equals to 4y over 4 minus 3y। और चेक कीजिए आपकी बुक में क्वेश्चन में ये gy इक्वल्स टू 4y over 4 minus 3y इज ऑप्शन बी। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये 1 मार्क में भी आ सकता है एज इट इज एमसीक्यू की फॉर्म में भी, या ये हम लोगों को 2 मार्क्स में भी आ सकता है। अगर 2 मार्क्स में आए तो इस तरह से सॉल्व करके हम लोगों ने करना है, अदरवाइज यू कैन सॉल्व इन द रफ एंड यू कैन गिव द आंसर डायरेक्टली ऑन द आंसर शीट। ठीक है बेटा।